नमस्कार साथियों, टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि आपकी क्लास शाम 5 बजे पर डे यह चलती है। अभी तक हम लोग लगातार थ्योरी प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा आदिकाल का पूरा निचोड़ किया। उसके बाद उसके जितने सारे प्रश्न हो सकते थे मैंने उसके इतने सारे प्रश्न आपको कराए। ठीक है, आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चे कहते हैं गुरुजी कुछ ऐसा बता दो कि इसमें कभी गलत ना हो। कारण का है कि इसमें जो है हमेशा कोनो लगता है कि ई स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग निकल जाता है, कोनो लगता है कि ई पुल्लिंग है स्त्रीलिंग निकल जाता है। क्या मामला है गुरुजी का थोड़ा बताइए। तो आज ऐसा ही चैप्टर हम बताने आए हैं जो कि लिंग से संबंधित है, और शायद आप आज की क्लास कर लोगे तो मे भी इन फ्यूचर कभी लिंग से प्रश्न आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। गलत तभी होगा जब आपके अंदर काली माता भस्मासुर आपको भूत प्रेत लग जाएंगे तो अलग बात है, आप अपने से गलत करके चले आओ। ठीक, लेकिन वैसे में तो ना गलत होगा। तो चलिए आज हम लोग लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो अपवाद खास तौर हैं जो लगातार पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे, और कुछ आपको बताएंगे नई चीज़ें, कुछ ट्रिक पे चर्चा करेंगे ताकि आप ट्रिक के माध्यम से भी पकड़ लो। तो चलिए सबसे पहले आपको शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि आज का जो चैप्टर है वह किसका है, वह लिंग का है। चलिए, लिंग। ठीक है, लिंग। जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है जेंडर, मेल या फीमेल पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पर चीज़ें अलग हो जाती हैं। जब आप संस्कृत में जाते हो तो संस्कृत में लिंग की चीज़ें अलग हो जाती हैं, हिंदी में आते हो थोड़ा अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहले लिंग का तात्पर्य क्या होता है। लिंग का मतलब होता है पहचान। क्या है, पहचान। भैया मेल और फीमेल का पहचान होता है ना कि भाई कौन मेल है कौन फीमेल है। लिंग का अर्थ क्या होता है, पहचान। और लिंग शब्द कहाँ का है, यह शब्द जो है, यह जो शब्द है वह संस्कृत से है। कहाँ से है, संस्कृत से है। यह शब्द जो है संस्कृत का है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया लिंग शब्द कहाँ से आया है, आपका लिंग का अर्थ होता है पहचान। यह कहाँ से है, यह संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो आप लोग इसको भली भांति परिचित हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से आज लिंग के विषय में, और आप लोग बताइएगा जहाँ कोई कुछ दिक्कत होती है तुरंत हमको बताइएगा, सर यहाँ दिक्कत होती है। तो सब लोग एक बार सेशन में हाय हेलो कर दीजिए ताकि आप लोग जीवित का प्रमाण पत्र दे दीजिए, हाँ गुरुजी हम जिंदा हैं। ठीक, संज्ञा से जब किसी स्त्री या पुरुष का बोध होता है, स्त्री या पुरुष का बोध होता है, बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग का तात्पर्य होता है पहचान, निशान, निशान, चिन्ह। आप बहुत सारी चीजें कह सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो। तो सब पहले आप लोग जो जुड़ गए हो अपना वो जो है प्रेजेंट भर दें, हाय हेलो लिख के। खास सर हम भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग आ जाते हो लेकिन आपने अपने अपना अटेंडेंस नहीं लगाते हो तो इसे लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग के प्रकार, लिंग के प्रकार। ठीक है, संस्कृत में अगर आप पढ़े होंगे लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग मतलब क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं होती थी संस्कृत में उन्हें हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, 2 ही लिंग है। कौन कौन सा, एक स्त्रीलिंग है, एक स्त्रीलिंग है, और एक क्या है, पुल्लिंग है, एक पुलिंग है। ठीक है, तो जो वो निर्जीव वस्तुएं थी वो कुछ इसमें चली जाती हैं, वो कुछ उसमें चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना आप समझ गए हैं। हम लोगों ने लिंग किसे कहते हैं, लिंग की पहचान, लिंग का तात्पर्य क्या है, कहाँ से लिया गया है, हम सब पे चर्चा कर दी। अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो हम बात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आगे चल के पुलिंग पे, कौन कौन सी चीज़ें पुलिंग में जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग में जाती हैं।
स्त्रीलिंग के अपवाद क्या हैं, पुल्लिंग के अपवाद क्या हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वह आपका अपवाद है। अपवाद ही ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए सब लोग कॉपी पेन ले, कौन कौन बैठा पहले कॉपी पेन लेके जो जो बैठा हो पहले बता दे। कॉपी पेन ले कौन कौन बैठा है। पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें समस्त पुरुष जाति का बोध होता है, समस्त पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, बोध होता है। ठीक है, बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पुल्लिंग बोलते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम बात करें आचार्य, लड़का, संसार, जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे आचार्य, लड़का, संसार, वकील, भाई। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ठीक है, भगवान, गायक, तपस्वी, ये सब क्या है, भगवान, गायक, तपस्वी। यहां से लगेगा बहुत सरल है गुरुजी, इसमें तो सब पकड़ में आ जा रहा है कि कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं। खेला तो आगे है, जब आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो कि फंस जाएंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य, लड़का, संसार, वकील, भाई, भगवान, गायक, तपस्वी, ये सब क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान, अब आते हैं अगला टॉपिक पे, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। यहां से हमको इंपॉर्टेंट है पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। यहां से अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है कि पुल्लिंग में शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं और अगर मैं बात करूं, स्वागत है आपका, हाँ स्वागत है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो जो प्रत्यय के आधार पे तय किए जाते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो सबसे कठिन लगते हैं बच्चों को कि सर ऐसा कुछ प्रत्यय जो होते हैं वह स्त्रीलिंग में चले जाते हैं, कुछ प्रत्यय जो होते हैं वह पुल्लिंग में चले जाते हैं। बाकी तो आप पकड़ लोगे, लेकिन जो प्रत्यय के आधार पे होते हैं उनको थोड़ा सा पकड़ना कठिन हो जाता है पुल्लिंग में। तो चलिए अब हम उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका, तो सभी लोग जुड़ जाए फटाफट, ताकि यह सेशन लिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार गलत होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट, जिन भाववाचक शब्दों में, जिन भाववाचक, पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे, जिन भाववाचक पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में, अंत में, अंत में, अब देखिए क्या क्या है अंत में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हैं जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में। ठीक है, कौन कौन सा है, आ, आओ और पा, पन, ना, आ, आओ, आ, आव, पन, ना, ये सब प्रत्यय हैं। आ, आओ, पन, ना, ये सब क्या है, प्रत्यय हैं। ठीक है, प्रत्यय लगा हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय लगा हो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरुजी प्रायः काहे लगा दिए हैं, प्रायः का तात्पर्य क्या है, प्रायः का तात्पर्य क्या है, ये क्या आपने लगा दिया है। तो प्रायः का मतलब ये होता है साथियों कि इसका मतलब अपवाद होगा, इसका मतलब होगा सारे लगभग लगभग अगर जिसके अंत में आ है, जैसे बचपना, जैसे बचपना, ठीक है, ठीक है, बचपन, लड़प्पन, लड़प्पन। अब पूछेगा अगर आपको परीक्षा में दे दिया कि लड़प्पन में कौन सा आपका लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, अगर आपको ये दे दिया लड़प्पन में कौन सा लिंग है, तब आप कहेंगे गुरुजी लड़प्पन में कौन सी लिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहूँगे गुरुजी हम आपकी क्लास देखे होते तो देखेंगे गुरुजी इसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है, इसके आधार पर यह पुल्लिंग में चला गया। ठीक है, बचपना में तुझे, बचपना में, ठीक है, बचपना मैंने दे दिया, जैसे बचपन, यहाँ बचपन लिख दिया,
बचपन। अब हमने कहा बचपन में कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो कहो गुरुजी यहाँ पे तो पन प्रत्यय है, ये पन प्रत्यय है, ठीक है, तो इसके आधार पे जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आपने क्या पूछा, मैं जान नहीं पाया। आ, आओ, पन और ना, ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए इतना समझ गए हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे जिसमें जैसे का आ में देखिए काला, जैसे काला, चढ़ाव, काला चढ़ाव, चढ़ाव में क्या है, आव प्रत्यय है, काला चढ़ाव, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे बुढ़ापा, लड़कपन, खाना, सब में लगा, देखे देखो बुढ़ापा, पा प्रत्यय है ना, पा प्रत्यय कहाँ गया, पा भी है, पा भी है, जैसे बुढ़ापा। अब पूछेगा बुढ़ापा में, ठीक है, खाना, ना में खाना, खाना। अब आप देख सकते हैं बुढ़ापा, अगर पूछेगा बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है तो क्या जवाब देंगे आप लोग, ऐसे फंस जाएंगे ना। तो जिसमें जिसे आ प्रत्यय हो गया, आव प्रत्यय हो गया, पन प्रत्यय हो गया, ना प्रत्यय हो गया, पा प्रत्यय हो गया, ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगर ऐसे इनसे मिलते जुलते शब्द आ जाए प्रत्यय लगे हुए तो पुल्लिंग लगा दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। हाँ तो चलिए, नहीं समझ में आया है तो एक बार बता दीजिए, हाँ सर ना समझ में आया है पुनः बता दीजिए। चलिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, मैंने क्या कहा, हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट समझ रहे हैं कि क्या है। दूसरा पॉइंट है कि पर्वत दिनों के नाम, कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। पर्वत, देखिए पर्वत दिनों, ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि प्रायः, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रायः, प्रायः अगर लग गया इसका मतलब कहीं ना कहीं अपवाद है, प्रायः अगर लग गया तो कहीं ना कहीं अपवाद है। आपने कुछ पूछा था मुझसे कि सर आप पढ़ाते भी हैं, तो मैं आपने मतलब मैं पूछ सकते हो, मेरी क्लास में बिल्कुल छूट है, ऐसा कोई गब्बर सिंह तो हूँ नहीं मैं कि नहीं पूछ पाओगे। मैं तो बार बार कहता हूँ भैया मेरी क्लास में ऐसी क्लास है कि आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो, जानकारी के लिए मैं बता दूंगा विषय को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पर पर्वत दिनों ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पर्वत, पर्वतों के नाम, ठीक है, दिनों के नाम, दिन मतलब क्या होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार दिन होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे ग्रह में जो है, ग्रह में पृथ्वी जो है अपवाद है, पृथ्वी क्या है, यह आपका अपवाद है, पृथ्वी क्या है, अपवाद है। अपवाद मतलब यह स्त्रीलिंग में चलिए भाई, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं वह आपके क्या हैं, पुल्लिंग में, ठीक है, किसमें है, पुल्लिंग में है। लेकिन ग्रह में एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है, कहते हैं पृथ्वी हमारी, पृथ्वी माँ, हम लोग पृथ्वी माँ की पूजा करते हैं ना, पृथ्वी माँ की, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। पर्वत मतलब क्या हो जाएगा, विंध्याचल, हमने क्या नाम लिखा, विंध्याचल, ठीक है, हिमालय लिख दिया, पर्वत है ना हिमालय, ये सब जितने भी पर्वत हैं आपके, यह किस में चले जाएंगे, ये आपके पुल में। दिनों में जैसे सोमवार, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, माघ, बई, वैशाख, फागुन लगने वाला है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग के अंतर्गत चले जाएंगे। क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, पर्वतों के नाम स्त्री पुल्लिंग में होते हैं, हिमांचल, विंध्याचल, कंचनजंगा, और भी अगर आपको पर्वतों के नाम हो। फिर मैंने कहा दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या चैत्र, बैसाख, फागुन, ये सब जैसे बोलते हैं ना। तो ये अच्छा बताओ किसको याद है, ये बारह महीना किसको याद है, चैत्र, माघ, फागुन, बैसाख, आषाढ़, भावन, सावन, भादव, ये सब किसको मालूम है। हाँ हाँ, मैं दोनों काम करता हूँ, तो इतना डरने की जरूरत है। देखिए मैं वैसे आपको टीचर हूँ, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है
मुझे लगता है कि आपके जब आज के समय में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सही जानकारी नहीं है कि कौन सी वैकेंसी में क्या हो रहा है, तो कैसे आप तैयारी कर पाओगे। जैसे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अब आपको पता होना चाहिए टीजीटी में कब आएगी नई वैकेंसी, या टीजीटी 2022 का पेपर कब होगा पीजीटी का। तमाम चीज़ों पे आपको जानकारी नहीं रहती, आप अलग अलग चैनल सर्च करते हो। तो भैया मेरे यहाँ एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मैं पढ़ा भी देता हूँ अपना विषय, उसके साथ साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि कहीं आपको दूसरी जगह वीडियो देखने के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, और सटीक जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरा आयोग से भी परिचय है, लोक सेवा आयोग में भी काफ़ी लोग परिचित में हैं, नए शिक्षा सेवचन आयोग में भी कहीं ना कहीं लोग परिचित में हैं, तो इन्फॉर्मेशन निकलती रहती है, ऑथेंटिक होती है। इसलिए मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो पहले तो एक शिक्षक हूँ, बाद में इन्फॉर्मेशन तो बाद में ही हुई हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, ठीक, चलिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर इतना हो गया। ये आपका पर्वत दिनों ग्रहों के नाम जो है आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे पुल्लिंग में हो जाएंगे। फिर अगला जो पॉइंट है, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। हाँ, चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है पेड़ों के नाम। अब देखो, पेड़ों के नाम, पेड़ों या वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम प्रायः, प्रायः मतलब अपवाद पक्का होगा, प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कौन कौन से पेड़ हैं जो कि आपके पुल्लिंग में आएंगे। अभी हम पुल्लिंग का चैप्टर चला रहे हैं, अपवाद को खासतौर लिखना है। बहुत अच्छा है ये, अगर याद है बहुत अच्छा है। एक बार टेट के पेपर में पूछ लिया था, टेट के पेपर में पूछ लिया गया था कि इसको कौन सा महीना बोलते हैं। बहुत बच्चे गलत करके चले आए थे। जैसे अभी माघ खत्म हो गया, फागुन लगने वाला ना, फगुआ जो गाया जाता है, फागुन लगने वाला है, फागुन। ठीक है, पूस की रात, आपने प्रेमचंद की पढ़ा होगा, पूस की रात उन्होंने कहानी लिखी है, पूस की रात। पूस मतलब दिसंबर का जो महीना होता है, खूब ठंडी पड़ती है। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए कि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, ये सब क्या है, शीशम, सागौन, कटहल, महुआ। महुआ एक ऐसा पेड़ होता है जो ऑक्सीजन के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाता है। महुआ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो है आपको ऑक्सीजन के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी देता है, ये इकलौता पेड़ है। ठीक है, इसके अलावा कोई पेड़ है नहीं है। ठीक, आम, बरगद, जामुन, नीम, ये सब क्या है, आम, बरगद, जामुन, नीम, मतलब जो भी पेड़ के नाम हैं वो किस में जाएंगे आपके। अब देखिए, अपवाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपवाद, अपवाद ही पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में अपवाद ही पूछता है। भैया पेड़ों के नाम तो क्या हो जाएंगे, वैसे पेड़ों के नाम हो जाएंगे आपके पुल्लिंग में, तो सारे पेड़ों के नाम थोड़ी हो जाएंगे। कुछ पेड़ों के नाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी होते हैं। वह कौन से पेड़ हैं जो पुल्लिंग में हो जाएंगे, जैसे इमली, लीची, नाशपाती। देखो, इमली लड़कियां खाती है ना, इमली, लीची, नाशपाती, नाशपाती, तो ये क्या है, इमली, लीची, नाशपाती, यह आपके क्या हो गए, आपके अपवाद हो गए। तो ये आपके अपवाद हो गए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इमली, लीची और नाशपाती ये क्या हो गए, आपके अपवाद हो गए। चौथे नंबर पर हम देखेंगे, चौथे नंबर पर देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट समझ रहे हैं, ताकि आपको तनिक भी दिक्कत ना हो समझने में इसको। चौथा पॉइंट जो है, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। फिर प्रायः लग गया, फिर प्रायः लग गया, इसका मतलब यहाँ पे भी अपवाद आपको देखने को मिलेगा। प्रायः लग गया तो यहाँ भी आपको अपवाद देखने को मिलेगा। अब जैसे क्या क्या आपका पुल्लिंग में आता है, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना। उदाहरण देखिए, गेहूं, चावल,
बाजरा, चना, ये सब पुलिंग में आते हैं। पुलिंग किस में आते हैं? पुलिंग में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, उड़द, मक्का, मटर, उड़द। देखिए कि याद कर लीजिए, देखो सबसे सरल तरीका है याद करने का कि आप अपवाद याद कर लीजिए, क्योंकि अपवाद केवल 2-3 होते हैं। अपवाद याद कर लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने ठीक है अपने मतलब अपने आप। जैसे अब इसमें क्या है कि अब आपको पूरे पेड़ का नाम नहीं याद है, अब आपने इमली, लीची, नाशपाती याद कर लिया, 3 ही याद करना पड़ेगा भैया। 3 स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आपने तुरंत पकड़ लिया। ये ट्रिक देखिए स्मार्ट वर्क है। आप अपवाद को पढ़ लीजिए, बाकी चीजें अपने आप पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो गया। गेहूं, चावल, चावल छूटा है क्या? गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, उड़द, मक्का, ठीक है, आदि हो गया, तिल हो गया। अब अपवाद में जो खूब पूछा जाता है, अपवाद में, अपवाद में देखिए, अपवाद, अपवाद विशेष ध्यान रखना है। अपवाद देखो, अरहर, अरहर जो है वह आपका अरहर की दाल, अरहर का दाल नहीं, अरहर की दाल। तो का और की क्या स्त्रीलिंग की पहचान है? अरहर की दाल। ठीक है, इसके अलावा मुगई, मकई, मूंग, सरसों। मकई जानते हैं? मक्का, मकई, मूंग की दाल खाए होंगे, मूंग का दाल नहीं, मूंग, सरसों। ये जो परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में अरहर कई बार पूछा गया है, अरहर, सरसों, ये दोनों कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो किसको नेटवर्क प्रॉब्लम है? आपको है, हमारे यहाँ है। ठीक, तो यहाँ पर अरहर, मकई, मूंग, सरसों ये अपवाद हैं। तो ये चौथा नंबर कॉलम था कि जो कि पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते देते हैं आगे वाले टॉपिक पे, नियम नंबर 5 में। नियम 5, नियम 5, ये पूरे ये क्या है? नियम 5 पूरे पुलिंग के नियम चल रहे हैं। देखिए मैं नियम बाय नियम लिखवा रहा हूं ताकि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 आपको बहुत बेहतर समझ में आए। अगला जो नियम है वहां हम समझेंगे कि धातुओं एवं द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुलिंग में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुओं एवं द्रव पदार्थों के नाम, अब देखो यहाँ पे प्रायः लग गया, मैं बार बार कहता हूँ प्रायः पुलिंग में होते हैं, प्रायः पुलिंग में होते हैं, प्रायः पुलिंग में होते हैं। तो यहाँ पे प्रायः का मतलब होता है भैया अपवाद, इसका तो होगा ही होगा। प्रायः का मतलब साथियों आपका अपवाद होगा ही होगा, प्रायः मतलब अपवाद होगा ही होगा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे मतलब इसमें ही आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब नहीं है, इसमें आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। सोना, तांबा, घी, पानी। देखिए सोना धातु नाम, सोना, तांबा, सोना, तांबा। ठीक है, सोना बड़ा महंगा होता है। ठीक, नमस्ते, स्वागत है आपका, सबका स्वागत है एक बार सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सोना, तांबा हो गया, पीतल हो गया, पीतल हो गया, पीतल, पीतल हो गया। ठीक है, अभी ये धातुओं के नाम चल रहे हैं, धातुओं के नाम चल रहे हैं। सोना, तांबा, पीतल ये धातुओं के चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है चलिए इतना हो गया। अब देखेंगे एक ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक, ट्रिक याद कर लीजिए कि दूध से बनने वाली चीजें, दूध से बनने वाली चीजें, दूध से बनने वाली चीजें प्रायः पुलिंग होती हैं। प्रायः मतलब भैया अपवाद होगा, प्रायः पुलिंग होगा। अब इसका पहले मैं अपवाद लिख दूं, इसका अपवाद लिख दूं, ये अपवाद, इसका अपवाद लिख दूं, सब समझा दे रहा हूं। अपवाद, चांदी जो होता है वह स्त्रीलिंग में होता है, चांदी जो होता है वह स्त्रीलिंग में होता है। देखो सोना, तांबा, ये सब सारी चीजें जो सोना, तांबा, पीतल, अब ये पुलिंग में चला गया, लेकिन अपवाद क्या है? चांदी, ना चाहूं सोना चांदी। ठीक है,
ठीक, अभी ना चाहूं सोना चांदी, अभी ये केवल गाने के लिए है। कहीं गिरा हुआ मिल जाए ना तो बाय गॉड उस पे लेट के चाहे खौंदा जाएंगे, लेकिन उसको हासिल करके रहेंगे। तो कुछ चीज गाने में ही अच्छे लगते हैं, रियल में नहीं अच्छे लगते हैं। हम्म, चलिए, इसमें लोहा भी है, इसमें क्या है, लोहा भी है, लोहा, सोना, तांबा, पीतल। अपवाद क्या है, चांदी है, खूब याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद जो है हम बात करेंगे, चलिए क्लियर हो गया। यहां पर जो है दूध से बनने वाली चीजें प्रायः क्या होती हैं, आपका पुलिंग होती हैं, सब पुलिंग होती हैं, पुलिंग होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दही, सबसे इंपॉर्टेंट है दही। कई बार परीक्षा में पूछा गया है दही, ठीक है, दही आपको याद रखिएगा दही। तो जो भी दूध से बनती हैं वह प्रायः जो है, ठीक है, अभी बता रहा हूं, दूध दही बनने वाले दूध दही, ठीक है। अब इसके अलावा जो इसके अपवाद हैं, हाँ इसको मैं थोड़ा और मैं लिख दूं, इसमें क्या क्या आएगा, दूध, सिरका, तेजाब, मतलब जो भी लिक्विड चीजें बात हो रही है, मतलब भाई द्रव क्या है, लिक्विड है, जो भी लिक्विड चीजें हो रही हैं उनकी बात की जा रही है। दूध, दही बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दूध, दही, सिरका, तेजाब। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ठीक, तेल, 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 ठीक है, तेल, ये याद रखिएगा कि ये सब क्या आ जाएंगे, पुलिंग में चले जाएंगे। लेकिन जो अपवाद जो बड़े इंपॉर्टेंट है, अपवाद, इसके अपवाद, अपवाद चूंकि अपवाद ही पढ़ना है आपको, अपवाद देखेंगे। इसका सबसे ज्यादा जो फेमस है वह है मट्ठा छाछ। मट्ठा और छाछ जो है भले दूध से बनता है, लेकिन वह किसमें जाएगा, वह जाएगा आपके स्त्रीलिंग में, मट्ठा छाछ को छोड़ करके। और ध्यान रखेंगे एक और है शराब। देखो जो नशीला होता है वो स्त्रीलिंग में ही जाता है, शराब नशीली होती है ना, तो वो स्त्रीलिंग में ही जाएगा, ठीक। चलिए, जो भी चीजें अच्छी लगती हैं, चाय, स्याही, ये क्या है, अपवाद हैं। तो परीक्षा में कई बार पूछे गए मट्ठा, छाछ, शराब, चाय, सब मतलब जो भी अच्छी लगने वाली चीजें होती हैं वो सब को जो है, इस जैसे शराब, शराब के लिए लोग मरे जाते हैं, भाई शराब के लिए लोग मरे जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना हो गया आपका। यहाँ पे कोई किसी को समस्या हो तो बता दे। चला, अब आगे बढ़ते हैं। ये अब हम लोग नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, नियम हम देखते हैं 6, नियम देखते हैं क्या, 6 देखते हैं। नियम 6 क्या कहता है इसको हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नियम 6 ये कहता है कि रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। रत्नों के नाम प्रायः मतलब अपवाद तो होगा ही, सीधी सी बात है। रत्न बड़े महंगे होते हैं, हो सकता है आप लोगों ने केवल सुना, पहनने को तो होगा नहीं। हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, पहनने को तो मौका मिलेगा ही नहीं रत्न के। कुछ बहुत रत्न पहन लेते हैं, लेकिन रत्न इतने महंगे महंगे आते हैं कि पहनना बड़ा मुश्किल है। हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती, हीरा, पन्ना, मणिक, मोती। अब देखिए मोती किस में जाएगा, ध्यान रखिएगा, पुखराज। अब ये सब बहुत महंगे धातु हैं, सब क्या हैं, बहुत महंगे धातु हैं। कितने लोगों ने हीरा देखा है, पिक्चरों में देखा होगा। पन्ना, मणिक, मोती, सारे कुछ पिक्चर, सीरियल, नाटक में, रियल तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि नहीं देखे होंगे, लेकिन प्रायः कम ही लोग देखे होंगे, ठीक है। अब इसका अपवाद क्या है, अपवाद मणि। अपवाद क्या है, एक ही अपवाद इसका, मणि। अपवाद इसका क्या है, अपवाद एक जो है
इसका क्या है, मणि है, मणि जिसमें चला जाएगा। अगर अपवाद मतलब होता है पुल्लिंग का, अगर अपवाद है तो वह स्त्रीलिंग में चला जाएगा, स्त्रीलिंग का अपवाद है तो वह पुल्लिंग में चला जाएगा। तो देखिए हम लोग नियम तरीके से पढ़ रहे, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, तो ये अपवाद आपके ये हो गए। अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 पढ़ते हैं। फिर नियम नंबर 7 में क्या क्या चीजें आती हैं उसको भी हम खूब समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। अब देखिए शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। कौन कौन से हैं इस पे भी देखेंगे, कौन कौन से अंग हैं स्त्रीलिंग, कुछ अंग स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ अंग पुल्लिंग में होते हैं। कौन से अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, हाथ, पैर, मुंह, मस्तिष्क, ठीक, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग की श्रेणी में जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि यहाँ पर गला हो गया, नाखून हो गया, नेत्र, तन आदि। गला, नाखून, नेत्र, तन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तन कई बार पूछा गया, नेत्र। ठीक, अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पर मैं अगर बता दूं, जैसे एक होता है आंख, कहते हैं गुरुजी आंख जो है और नेत्र। अब आंख जो है स्त्रीलिंग में चला जाता है, स्त्रीलिंग में, देखो परीक्षण कैसे गलत होता है। अब आंख आपके स्त्रीलिंग में चली गई, नेत्र जो है आपका पुल्लिंग में चला गया, ये कैसे हो गया गुरुजी, यही तो समझना है, यही तो गलत हो जाता है भैया। नेत्र का मतलब भी होता है आंख, ठीक, कोई बात नहीं, जब ज्यादा जाना जरूरी हो तो कोई बात नहीं है, फिर आइएगा, फिर क्लास करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास तो रिकॉर्ड पढ़ी भी रहेंगे आप, तब भी देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आंख, नेत्र, पुल्लिंग। अब मैं यहाँ समझा दूं एक चीज कि नेत्र क्यों पुल्लिंग हो गया और आंख क्यों स्त्रीलिंग हो गया। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिसके अंत में, जिसके अंत में याद रखिएगा, अंत में त्र होता है, त्र, जिसके अंत में त्र होता है, त्र होता है, जिसके अंत में त्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में रखते हैं। जिसके अंत में त्र होता है, त्र होता है, त्र पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे त्र वाले में, तो यहाँ पर देखेंगे नेत्र, तो नेत्र, तो ये त्र के वजह से पुल्लिंग हो गया, किसके वजह से, त्र के वजह से। नेत्र, मित्र, शत्रु, नेत्र, मित्र, शत्रु, तो यहाँ पे त्र आ गया, तो त्र के वजह से जो है यह आपका किस में चला गया, यह चला गया आपका पुल्लिंग में चला गया, इस कारण से चला गया। ठीक है, नहीं तो कहेंगे गुरुजी कहीं पे आंख पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, नेत्र पुल्लिंग है, ये कैसे संभव हो जा रहा है। ये इस नियम से हुआ है कि जिसके अंत में त्र होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, नेत्र, मित्र, शत्रु। ठीक है, ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो है हाथ, पैर, मुंह, मस्तक, गला, नाखून, नेत्र, तन, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके पुल्लिंग की अवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि तन जो है, तन हमेशा हम लोग स्त्रीलिंग में लगा के चले जाते हैं, कई बार कई बच्चे स्त्रीलिंग में चला गए, भाई नहीं नहीं, अब कुछ लोग सोचते हैं कि सारे शरीर के अंग जो हैं वह आपके स्त्रीलिंग में हैं, तो यह हम गलती कर बैठते हैं। हमको पढ़ना क्या है, अपवाद पढ़ना है, बाकी चीजें तो सबको पता है। जिस दिन आप जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह अपवाद से ही पूछे जाते हैं, समझ में आया आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे चल के अगले नियम पर। इसके भी अपवाद पढ़ लेते हैं। अपवाद, देखिए अपवाद इसके पढ़ लेते हैं, हालांकि उसको हम स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, अपवाद, अपवाद इसके पढ़ ले रहे हैं, वहां भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन यही पढ़ ले रहे हैं कि इसके अपवाद क्या होंगे। अपवाद जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, तो आपका आंख, नाक, जीभ,
आंख, नाक, जीभ, ठीक है, आंख, नाक, जीभ। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जांघ, नस, हड्डी, नाक, नस, हड्डी, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गया नहीं, हड्डी टूट गई। जब आप वाक्य बनाते हो तो हड्डी टूट गई, ठीक। आंख, नाक, जीभ, नस, हड्डी, ये सब क्या है? आपके अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। इसके अलावा जो है कलाई भी हो जाएगी, हाँ, कलाई एक चीज, हड्डी कलाई, बस हो गया इतना अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद है कलाई, ठीक। तो नियम नंबर 7 हो गए। देखिए नियम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको सारे नियम पता रहे, ये पुलिंग वाले पता रहे। कारण क्या है कि इसी में अगर घसीट देते हैं आपको समझ में नहीं आता है। चलिए अगला नियम है नियम नंबर 8। नियम नंबर 8, नियम नंबर आपका 8 है। मैं इसलिए नियम लिखवा रहा हूं ताकि आप जो है नोट कर सको और बेहतर तरीके से इसको समझ पाओ कि क्या मैंने लिखवाया है और कैसे परीक्षा में पूछेगा तो हम कर ले जाएंगे। आखिर हम अभी एक चीज याद रखिएगा, ये जब लिंग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब आपको लिंग से प्रश्न भी देखने को मिलेगा, तब आपको लिंग से चैप्टर भी, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको जो पढ़ाया गया है आपने कितना उसको तैयार किया हुआ है। अच्छा कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं ये बता दे थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे मजा ही नहीं आएगा बिना कॉपी पेन लेके आप बैठ गए हों। ठीक है, जल स्थल, भूमंडल, ध्यान रखिएगा, ध्यान से खूब सुनिएगा, जल स्थल, भूमंडल, जल और स्थल अलग अलग है, याद रखिए, जल स्थल एक मत करिएगा, जल स्थल, इसको मिटा दो ना तो आप एक समझ बैठे होगे, एक समझ में, ठीक है। जल, स्थल, भूमंडल, ये 3 चीजें हैं। जल, स्थल और भूमंडल के नाम पुल्लिंग में होते हैं। क्या होते हैं? के नाम पुल्लिंग में होते हैं, के नाम पुल्लिंग में होते हैं, ठीक, पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, जल, स्थल, भूमंडल के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो समुद्र क्या हो जाएगा? जल, जितने भी समुद्र के नाम हैं, जैसे समुद्र, ठीक है, समुद्र, या हम समुद्र हो गया, हम स्थल के नाम पर देशों के नाम कर सकते, देशों के नाम पुल्लिंग, देशों के नाम पुल्लिंग में, देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे अमेरिका, चीन, भारत को लेके बड़ा विवाद है। भारत जो शब्द है, भारत माता, भारत जो है आपका कहीं कहीं स्त्रीलिंग में देखने को मिल जाता है, भारत जो नाम है वह स्त्रीलिंग में देखने को मिल जाता है। भारत माता की जय, हम लोग भारत माता की पूजा करते हैं, इसलिए जो है हम लोग प्रायः इसको लेके बड़ा विवाद रहता है। कुछ लोग जो है पुल्लिंग में मान बैठते हैं और कुछ लोग स्त्रीलिंग में मान बैठते हैं, ठीक है। भारत, क्योंकि देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, ठीक। यहाँ पर समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर आदि। तो समुद्र, देश, देखो अब आपको थोड़ा सा अगर मैं और अलग कर दूं, समुद्रों, देखो समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, द्वीपों के नाम, द्वीपों, अब मैं थोड़ा सा और आपको और थोड़ा सा मतलब सरल तरीके से समझा दे रहा हूं। जैसे किसी भी समुद्र का नाम आ जाए, ठीक है, तो आपका पुल्लिंग में हो जाएगा। देशों का नाम आ जाए, भारत को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आपके लगभग लगभग सारे देश जो हैं पुल्लिंग में जाएंगे। द्वीपों का नाम जैसे एशिया, अंटार्कटिका, जितने भी द्वीप हैं ये सब आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आकाश, पाताल, सरोवर, ये सब आपके आ जाएंगे। इसके अपवाद क्या है? अपवाद, अपवाद जो है नदी, नदी, झील, द्वीप, हालांकि इसको मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे पढ़ाऊंगा आपको स्त्रीलिंग वाले में, तो इसलिए अपवाद यहाँ पे मत पढ़िए, वहां पे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी केवल इतना समझिए कि समुद्रों के नाम, देशों के नाम, द्वीपों के नाम, जैसे आकाश, पाताल, हमने ये सब कह दिया, जो है आपका यहाँ हो जाएगा। नियम नंबर 9 देखेंगे।
नियम नंबर 2, नियम नंबर 9, नियम आपके 9 देखेंगे, नियम हम देखेंगे 9। ठीक, नियम देखेंगे 9, 9 नंबर का नियम देखेंगे क्या कर रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, वर्णमाला के सभी अक्षर पुल्लिंग में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला के सभी अक्षर प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, प्रायः प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग में होते हैं तो बताना क्या क्या है आपको, दो ही चीजें बतानी है। कौन कौन सी, जैसे अ उ ए ओ, ठीक है। अपवाद लिख लीजिए बस, अपवाद हम लिखेंगे, अपवाद अपवाद लिख लेंगे, बाकी सारी चीजें आपकी आ जाएंगी उसी के अंतर्गत, मैं लिखूंगा नहीं। ई री अपवाद क्या है, ई और री, ये तीन क्या है, आप स्त्रीलिंग हो गया, एक क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे देखिए आप कुछ मत करिए, आपको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप अपवाद याद कर लीजिए भैया। अपवाद जो है ई री स्त्रीलिंग में होता है, बाकी आ उ और ए क ख ग घ अंगा से लेके पूरी सारी चीजें जो हैं आपकी वह पुल्लिंग में चली जाएंगी। तो यही तो आपको पढ़ने का तरीका, आप अपवाद पढ़िए, स्त्रीलिंग का अपवाद पढ़िए, पुल्लिंग अपने आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। पुल्लिंग का अपवाद पढ़ लीजिए, अपवाद जब पढ़ लेंगे तो आपको रटने की समझने की जरूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। चलिए चलिए इतना समझ गए, आगे हम बढ़ते हैं नियम नंबर 10 में। नियम नंबर 10 में, नियम नंबर 10 में, अब आप कहेंगे गुरु इतने सारे नियम हैं, ये नियम बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत सरलता से मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको कभी इन फ्यूचर गलती ना हो। अब जिसका देखा जिसके, हाँ, अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि जिन शब्दों के संग जो संज्ञा है, जो संज्ञा है, संज्ञा शब्दों के जिनके अंत में त्र लगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगे होते हैं, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगे होते हैं, त्र लगे होते हैं, लगे होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगे होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको त्र का कॉन्सेप्ट समझाया था भैया, त्र का कॉन्सेप्ट, त्र का क्या होने वाला है, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो। जैसे हम लिखेंगे पत्र, नेत्र, क्षेत्र, चरित्र, देखिए पत्र, त्र, नेत्र, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंख जो है वह स्त्रीलिंग में जाए, पत्र, नेत्र, चरित्र, चरित्र देखिए सब में त्र लगा हुआ है। चरित्र के अलावा अगर हम बात करेंगे नक्षत्र, शस्त्र, मित्र, गोत्र, शस्त्र, मित्र, गोत्र, अब देखिए कुछ नहीं करना है भैया, जिसके शब्द के अंत में त्र लगे सीधी सी बात है पुल्लिंग लगा दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। क्षेत्र, चित्र, क्षेत्र, चित्र, हो गया, बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने अंत में त्र देखा भैया, जिसके अंत में त्र होते हैं वो जो है वह पुल्लिंग में हो जाते हैं, इसलिए नेत्र किस इसमें हो गया। ठीक, अब पत्र, पत्र आप त्र लगा हुआ है, जिसके अंत में त्र लगा हुआ, त्र का कार्डिंग आप पहचान जाइए। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब हम बातें नियम नंबर अगले नियम पर। कुछ समुदायवाचक शब्द, कुछ समुदायवाचक, कुछ समुदायवाचक
पुल्लिंग होते हैं, सीधी सी बात है। कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, मैं उनको समझाऊंगा, पुल्लिंग होते हैं। कुछ समुदायवाचक स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ समुदायवाचक क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं उसको हमें देखना है। कि जैसे हमने बात किया कि समूह, झुंड, कुटुंब, समूह, झुंड, कुटुंब, कुछ जो होते हैं संघ। संघ कई बार परीक्षा में पूछा गया है, संघ शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। समूह पूछा गया है, झुंड पूछा गया है। तो जो कुछ समूह वाले होते हैं, समूहवाचक होते हैं या समुदायवाचक होते हैं, वह किस में जाते हैं, वह जाते हैं आपके पुल्लिंग में जाते हैं। जैसे अभी कुछ स्त्रीलिंग में जाएंगे, सेनापति, फौज, पुलिस, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा जब मैं स्त्रीलिंग में पढ़ाऊंगा, तब वहां आप समझिएगा। ठीक, हाँ, इसमें दल, मंडल, दल, मंडल, ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो कुछ समुदायवाचक पुल्लिंग होते हैं, समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल। ठीक, तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 11, नियम नंबर 11, नियम नंबर 11। कितना सरल तरीके से हम नियम आपको बता रहे हैं, आपको बस रिवीजन करना है साथियों। एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज और है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता है। ठीक है, जिनका हम पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे नर शब्द है ना, उसमें हम मादा जोड़ देते हैं। उसकी चर्चा हम स्त्रीलिंग के लास्ट वाले चैप्टर में करेंगे। और इसके अलावा अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाववाचक संज्ञाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से वो अगर संज्ञा प्रत्यय आपको दिख गए तो वो प्रायः पुल्लिंग में हो जाते हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बहुत गलत होते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पढ़िएगा बहुत, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, अंत में, अब देखिए अंत में क्या है, यही पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। अंत में कौन कौन से प्रत्यय आ जाएं जो कि भाववाचक आपके मतलब सीधे आपके क्या पुल्लिंग में चले जाते हैं। जैसे त्व, त्य, व, र्य आदि। जैसे त्व, त्य, र्य, और अगर मैं देखूंगा एक आध और है शायद, हुआ। ठीक है, हाँ, हुआ। लगे होते हैं। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, र्य, व प्रत्यय है, ये प्रत्यय की बात हो रही है, प्रत्यय लगे होते हैं, सामान्यतः पुल्लिंग कहलाते हैं, सामान्यतः पुल्लिंग कहलाते हैं, अतः पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ये सब सारी चीजें होती हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, वह पुल्लिंग होते हैं। अगर उदाहरण के रूप में समझा जाए, उदाहरण, ठीक, चलिए उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो क्या इसके उदाहरण बनेंगे, सतीत्व, गुरुत्व, लघुत्व, देखो त्व, सतीत्व, गुरुत्व, देखिए त्व लग गया, लघुत्व। अब परीक्षा में पूछेगा गुरुत्व दे दिया, अब परीक्षा में दे दिया गुरुत्व, अब कहेगा गुरुत्व भैया स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो कहोगे गुरुजी ने बताया था जो त्व वाले प्रत्यय होते हैं वह पुल्लिंग में चले जाते हैं, लघुत्व, गुरुत्व। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। महत्व, नृत्य, कृत्य, महत्व। अब महत्व कई बार पूछा गया है, महत्व। अब देखिए कृत्य, अब देखिए कृत्य, ये त्य आ गया, नृत्य, देखिए आ गया कृत्य, नृत्य। अब देखिए बस आपको पकड़ना है, बस तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा।
लाघव, गैरव, लाघव। अब देखो, अभी वह देखेंगे, वह का लाघव, गौरव। देखिए लाघव, गौरव। अब देखिए आपको प्रत्यय के माध्यम से आप एकदम क्लियर कर लोगे कि यह स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। ठीक है, वैभव, माधुर्य, धैर्य, शौर्य, वैभव। देखिए माधुर्य, यह आ गया ना, माधुर्य, शौर्य। देखिए आपका यह आपका आ गया, ये रिया वाला भी आ गया। तो आपने देखा मैंने क्या कहा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, रिय, व अगर प्रत्यय लगे होते हैं तो सामान्यतः पुल्लिंग में होते हैं। मैंने कहा सतित्व, सतित्व में देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे सतित्व में देखिए ये त्व लगा है, ये आपका व लगा है, ये आपका त्व लगा है, ये महत्व कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कृत्य, नृत्य, लाघव में व लगा है, गौरव में व लगा है, वैभव में वह लगा है, माधुर्य में देखिए आपका ये आ गया, शौर्य आ गया। ठीक, तो ये प्रत्यय के आधार पे आपके क्या हो गए, आपके हो जाएंगे पुल्लिंग वाले में चले जाएंगे। नियम अपना नियम 12, नियम नंबर 12। अभी अब प्रत्यय वाले नियम चल रहे हैं। अब क्या है, प्रत्यय वाले नियम चल रहे हैं, प्रत्यय वाले नियम चल रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो नियम कहता है कि जिस शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, अंत में, अब अंत में क्या क्या रहेगा इस चीज का देखना है। जिन शब्दों के अंत में, चलिए, जिन शब्दों के अंत में कौन कौन से प्रत्यय आ जाए आपके, याद रखिएगा। जैसे आर, आय व आस शब्द लगा हो, आर, आय और आस, आर, आय और आस शब्द लगा हो, सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब ये प्रत्यय है। अब चूंकि प्रत्यय का कॉन्सेप्ट हमें समझाना पड़ेगा, चूंकि अगर आप बहुत बच्चे प्रत्यय नहीं पढ़े होंगे, अब प्रत्यय के लिए मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, उपसर्ग और प्रत्यय के लिए हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। जिसके अंत में आर, आय और आस है तो वह क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका पुल्लिंग होते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या क्या शब्द बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें विकार, आर में, ये आर का क्या हो जाएगा, विकार, विकार। कहते ना हमारे मन में विकार आ गया, जिसमें आर छिपा हुआ है, विकार। फिर हम बात करेंगे आगे चल करके विस्तार, संसार, विस्तार। सबसे इंपॉर्टेंट संसार, संसार कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, संसार परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। संसार स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप समझ ही नहीं पाते हो तो कहो गुरुजी आर, जिसमें आर प्रत्यय लगता है वह पुल्लिंग में जाते हैं, तो संसार, तो संसार में आर लगा हुआ तो आपने पुल्लिंग लगा दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं समुदाय, अध्याय, विकास। देखिए आय में समुदाय, अध्याय, अध्याय। अब देखिए आय लगा हुआ है, सब में आय लगा हुआ है। ठीक, अब मैं इतना सरलता से समझा दे रहा हूं। ठीक है, विकास, हास इत्यादि, विकास, हास आदि। ये जो है हमने नियम नंबर 12 तक में पूरी चीजें समझ ली हैं, पूरी चीजें हमने क्या कर ली हैं, समझ ली हैं। चलिए, तो कल जो है आपका स्त्रीलिंग चलेगा, स्त्रीलिंग, और कुछ कल ऐसे चलेंगे कि जो हमेशा आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग में ही प्रयोग। कुछ ऐसे मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा कि हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, उनको भी मैं कल लिखवा दूंगा। कल भाग 2 में आपका स्त्रीलिंग और जो थोड़ा सा आज बचा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमने नियम नंबर 12 तक सारी चीजें पढ़ी हैं। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कल मैसेज कर देना, कल की क्लास में हम वो अभी देखेंगे आपका क्या मैसेज आया, क्या डाउट है, तो हम वहां पे
आके कल उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं। जो नए बच्चे हैं अगर जुड़े हों आज, तो यह क्लास पर डे शाम को 5 बजे चलती है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आप लोग चाहते हैं प्रथम प्रयास में सफल होना, 6 to 8 का शिक्षक बनना, तो ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स एकेडमी। जहाँ पे आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, ये आपका देख रहे हैं हिंदी 6 to 8 बीपीएससी का है। आपको यहाँ पर सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो कि शिक्षक बनने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक, तो चलिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार टीआरई 1, 2, 3 में काफ़ी बच्चे सफल हुए हमारे यहाँ से, मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया, आप अगर जाके देख सकते हो यूट्यूब पर। फिलहाल में चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, कल भाग 2 में आएंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न श्रृंखला लेके आएंगे। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ ऐसे चीज़ें जो ना आपको समझ में आई हो वो भी आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।